नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपके लिए लेके आया हूं अनुसूचियां। जैसा कि आपको सबको पता है कि हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी करने जा रहे हैं, जिसमें हमने 4 क्लासें देख ली है और ये 5वीं क्लास है, जिसमें मैं आपके लिए अनुसूचियां, भारतीय संविधान की अनुसूचियां लेकर आया हूँ। पूरी 12 की 12 अनुसूचियां हैं। इस अनुसूचियों से अगर क्वेश्चन आता है, अगर अनुसूचियों से क्वेश्चन आता, ध्यान से सुनना, अगर अनुसूचियों से क्वेश्चन आता है तो आपकी इस 20 से 30 मिनट की क्लास से बाहर नहीं जाएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। चाहे कोई भी एग्जाम हो जिसमें राजस्थान या भारत की पॉलिटी पूछी जा रही है, उसमें अनुसूचियों से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। लिख के ले लेना। और ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 पे उपलब्ध करा दूंगा। ये सर्च करेंगे आप टेलीग्राम पे गवर्नमेंट गुरु 2.0, और यूट्यूब पे भी आपको ये चैनल मिल जाएगा। तो आपको ये पूरी पीडीएफ आपके नोट्स के रूप में आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और आगे अपनी क्लास कंटिन्यू ऐसे करेंगे, है ना। तो चलिए अनुसूची शुरू करते हैं हम। अनुसूचियां जो है भारतीय संविधान के अंदर दी हुई है। अनुसूचिया का मतलब क्या होता है? अनुसूचियों का मतलब क्या होता है कि कुछ इस तरह से हमारे संविधान में इंडेक्स बनाए हुए हैं, है ना। पहले 8 थे, अब हो गए हैं 12। ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि समय समय पर परिवर्तन भी होते रहते हैं। तो इसके अंदर बताया गया है कि जैसे इंडेक्स नहीं होता कि ये चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर ये सारी विशेषता, इसी तरह से अनुसूचिया में क्या है कि अनुसूची 1 में ये उल्लेख है, संविधान के बारे में संक्षिप्त विवरण किया गया। अनुसूची 2 में जैसे हम बात करें, वेतन की बात की गई, तो वेतन के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो किसको कहाँ से क्या वेतन मिलता है, वो सारी चीजें बताई गई है। तो अनुसूचियां उसी तरह से इंपॉर्टेंट है जिस तरह से अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो चलिए शुरू करते हैं हम। अनुसूचियां, अनुसूची देखो, पहली अनुसूची की हम बात करें तो पहली अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम। मतलब भारत के जितने भी राज्य हैं, जैसे पहले कितने राज्य थे, है ना, 28। पहले कितने राज्य थे? 28। ठीक है। और अभी कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के इसमें नाम दिए हुए हैं। 29 राज्य थे पहले, उससे पहले भी कम थे, है ना। तो इस तरह से जो राज्य थे आपके, उनके सभी के नाम है। जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है। उस तरह से संघ शासित क्षेत्र, मतलब केंद्र शासित प्रदेश की हम बात करें तो दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दमन दीव हो गया, और अभी जम्मू कश्मीर हो गया। तो अभी कितने हैं वर्तमान में? 28 तो राज्य हैं हमारे, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अनुसूची फर्स्ट में सीधा सीधा लिखा हुआ है राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम। ठीक है। अब देखो अनुसूची 2, बस कुछ नहीं, अनुसूची में क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं सबसे पहले हम ये बात करते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से आने वाले हैं आपके कि अनुसूची, ये संघ राज्य क्षेत्रों के नाम वर्णित है किस अनुसूची में? 1 दे देगा, 2 3 4 ऐसे दे देगा। ठीक है। या फिर ऐसे दे देगा अनुसूची 1 में वर्णित है, फिर 4 कथन दे देगा, इनमें से कौन सा सत्य है। इस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको सीधा सा सिंपल सा इतना सा ध्यान रखना है कि संघ राज्य क्षेत्र और राज्यों के नाम जो है अनुसूची 1 में वर्णित है। अब देखो आगे चलते हैं, अनुसूची 2। अनुसूची 2 में क्या लिखा हुआ है? अनुसूची 2 में लिखा हुआ है कि संचित निधि पर भारित वेतन, मतलब भारत की जो संचित निधि है उस पर भारित वेतन। इसमें वेतन किस किस, मतलब इसमें वेतन देने की बात कही है। तो अनुसूची 2 वेतन 2, अपन ऐसे बोलते वेतन 2, हमें वेतन 2। तो ऐसे याद रखिएगा ना, अनुसूची 2 में वेतन 2 की बात की गई है। तो इसमें किस किस के वेतन की बात की गई है वो देखो। हमारे राष्ट्रपति की बात की गई है, राज्यपाल की बात की गई है, लोकसभा के अध्यक्ष की बात की गई है, और लोकसभा के उपाध्यक्ष की बात की गई है। ठीक है। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति की बात की गई, मतलब राष्ट्रपति की, राज्यपाल की, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और राज्यसभा का उपसभापति। ठीक है। फिर आगे चलते हैं तो इसमें देखो विधानसभा के अध्यक्ष की भी बात की गई, तो विधानसभा के उपाध्यक्ष की भी वेतन की बात की गई है। वहीं आगे चलते हैं तो विधान परिषद के भी सभापति और उपसभापति के वेतन की बात की गई है। ठीक है। देखो चैनल कैसे है कि पहले राष्ट्रपति, फिर राज्य में राज्यपाल, फिर सेंटर में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, है ना। इसी तरह से राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। ठीक है। इसी तरह राज्यों में आ जाओ, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के वेतन की बात की गई है। फिर आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के बारे में भी आपकी अनुसूची 2 के अंदर बात की गई है। उसके बाद जो लास्ट बात की गई है वो है भारत के नियंत्रण
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब कैग। कैग जो कि अनुच्छेद 148 में इसका उल्लेख मिलेगा, 48 से 51। ठीक है, तो आप ये देखिए कि अनुसूची 2 में वेतन की बात की गई है, वेतन दो हमें तो वेतन दो की बात मतलब ऐसे आता है कि वेतन की बात की गई है, तो वेतन दो अनुसूची 2 ऐसे याद करने का तरीका आपका होगा। ठीक है, अब देखो, तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, है ना, ये तो केंद्र के हो गए। अब राज्य में कौन है? विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा का विधान परिषद का सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग। ठीक, अब देखो अनुसूची 3। अनुसूची 3 मतलब 3 अक्षर है। 3 अक्षर का मतलब हो गया, 3 अक्षर का कोई होगा तो शपथ। 3 अक्षर मतलब शपथ, मतलब इसमें शपथ की बात की गई है, विशिष्ट लोगों की शपथ की। अब कौन कौन से होते हैं विशिष्ट लोग, उनकी शपथ की बात की गई है। तो देखो आप, इसमें सांसद मतलब सांसद जो होता है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, इसकी शपथ की बात की गई है। केंद्रीय मंत्री की शपथ की बात की गई है और एमएलए की शपथ की भी बात की गई है। मतलब जो इनको शपथ दिलानी होती है तो उसमें कहाँ उल्लेख किया गया है संविधान के अंदर, तो उसका उल्लेख, इन लोगों की शपथ का उल्लेख कहाँ किया गया है? अनुसूची 3 के अंदर किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ का भी इसमें उल्लेख है। मतलब संसद मतलब एमएलए और एमपी के अलावा, मंत्रियों के अलावा, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ का भी इसमें उल्लेख किया गया है। उसके बाद हम बात करें तो कैग मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शपथ के बारे में भी इसमें कहा गया है। तो इसमें केवल इतने लोगों की शपथ के बारे में कहा गया है ना। अब आप शपथ का नाम आते ही अनुसूची 3 मत कर देना। क्यों? क्योंकि देखो इसमें जैसे क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है, तो अनुसूची 3 दे देंगे, फिर अनुच्छेद देंगे कि अनुच्छेद 60, 69, है ना, इस तरह से। तो आपको ये देखना है कि हमने जो बताया कि एमएलए, एमपी और मंत्री, ठीक है, एमएलए, एमपी, मंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ के बारे में और साथ ही साथ कैग की शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है। लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और आपके राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की जब भी शपथ की बात आएगी ना, तो वो उल्लेख किया गया है अलग अलग अनुच्छेदों के अंदर। तो राष्ट्रपति की शपथ की बात करें तो अनुच्छेद 60 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति की शपथ अलग से अनुच्छेद 60 के अंदर उल्लेख किया हुआ है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, यहां से ही क्वेश्चन आते हैं। ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना, यहीं से आते हैं। लोग शपथ के नाम पर अनुसूची 3 करे आएंगे, लेकिन जब राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ की बात आएगी ना, तो वो हमेशा अनुच्छेद 60, 69 और 159 में दी गई है। राष्ट्रपति की शपथ, उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में बात करें 69 में, और राज्यपाल की शपथ की बात करें तो 159 अनुच्छेद में दी हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपके 100% आएगा। ये जो शपथ वाला है ना अनुसूची 3, यहां से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। अब देखो क्या लिखा हुआ है, नोट लगा के लिखो। लोकसभा अध्यक्ष की अलग से कोई शपथ नहीं होती है, वह सांसद के रूप में शपथ लेता है। मतलब लोकसभा का जो अध्यक्ष है आपका, उसकी कोई शपथ नहीं होती है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष भी चुना किस में से जाता है? आपके सांसदों में से चुना जाता है, एमपी में से चुना जाता है, तो उसकी अलग से कोई शपथ नहीं होती है। इसी तरीके से हमारे विधानसभा में हम बात करें तो विधानसभा के अध्यक्ष की भी कोई शपथ नहीं होती अलग से, वो एमएलए के रूप में शपथ ऑलरेडी लिया हुआ होता है। ठीक है, एमएलए के रूप में ऑलरेडी शपथ लिया होता है। जैसे लोकसभा की जो बातें लोकसभा में प्रभावी रहती है ना, उसी तरह से राज्यों में विधानसभा के अंदर वो चीज प्रभावी रहती है ना। लगभग 99% वो चीजें सेम ही मिलेगी आपको। बहुत कुछ चीजें अलग हैं, वो हम आगे चैप्टर वाइज जो आगे चर्चा करेंगे तो हम उसको देख लेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद अनुसूची 1 में क्या लिखा हुआ? राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम। अनुसूची 2 में क्या लिखा हुआ है? वेतन 2। और अनुसूची 3 में क्या लिखा हुआ है? शपथ के बारे में उल्लेख। अब यहां से क्वेश्चन आता है अनुसूची 4, ये इंपॉर्टेंट है। अनुसूची 4, राज्यों की, राज्यसभा की सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के आवंटन के बारे में उल्लेख किया हुआ है। या फिर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अनुसूची 4 में उल्लेख किया गया है शपथ के बारे में, वेतन के बारे में, सीटों के आवंटन के बारे में। तो ध्यान रखना कि राज्यसभा मतलब केंद्र में जो राज्यसभा है,
उसकी सीटों के आवंटन के बारे में अनुसूची 4 में दिया हुआ है। और देखो साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्या लिखा हुआ है, इतना डीप में नहीं आएगा लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि अनुसूची जो फर्स्ट है और अनुसूची फोर्थ है, उसमें जो भी कोई परिवर्तन किया जाता है वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब संविधान में संशोधन, है ना, संविधान संशोधन कहलाता है। लेकिन अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में जो संशोधन किया जाता है उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन कहाँ पे होता है, अनुसूची 4 के अंदर। अब देखो आगे चलते हैं, तो एक में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र और राज्यों के नाम, है ना, संघ राज्य क्षेत्र और राज्यों के नाम। अनुसूची 2 में क्या है, हमें वेतन दो भाई साहब, वेतन दो। ठीक है, 3 में क्या है, 3 में है शपथ का उल्लेख, और 4 में क्या है, सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन। कहां पर आवंटन, आपके राज्य सभा में। ठीक है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किसमें ले रखा है, अनुसूची 4 में। इंटरेस्टिंग है। अभी 5 देखो आप, अनुसूची 5, अनुसूची 5 में क्या लिखा हुआ है, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान। मतलब जो ट्राइबल एरिया है ना, अनुसूचित क्षेत्र, ट्राइबल एरिया, है ना, और अनुसूचित जनजाति मतलब ट्राइबल जो जन ट्राइबल है ना, वो अनुसूचित, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति एसटी, है ना, और ये हो गया ट्राइबल एरिया, या ऐसे जो कर लो शेड्यूल एरिया, है ना। तो ये अनुसूचित जो क्षेत्र होते हैं वही ट्राइबल क्षेत्र जो होते हैं, तो आपके समझ में आ गया। अब देखो अनुसूचित 5 में क्या लिखा हुआ है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति निवास करती है, तो वहां पे किस तरह से प्रशासन होगा। अब आप सोच रहे हो कि यार वो भी तो लोग हैं, कि वहां पे भी कैसे अलग से प्रशासन की क्यों बात की गई है। उसका रीजन ये है कि वहां पर प्रशासन की अलग से इसलिए बात की गई है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए लोग हैं। और अनुसूचित जनजातियां, जनजातियां क्या होती है, जनजातियां वो होती है जो अपने जंगलों में रहती हैं और वहां की जो जनजातियों की जो संस्कृति होती है, जो समाज होता है, उसको बनाए रखती है वो, इसलिए तो वो जनजाति कहलाती है। तो वहां की जो संस्कृति है उसको बनाए रखने के लिए अनुसूची 5 के अंदर सरकार ने प्रावधान किए हैं। मतलब वहां पर जो सामान्य अपने यहाँ पर जो कानून लागू होते हैं उस तरह से वहां पे सीधे सीधे कानून लागू नहीं होते हैं। वहां पे उनको थोड़ा सा मोड़ के, तोड़ मरोड़ के, या उनके लिए थोड़ा शिथिल कर देते हैं, उनके लिए आसान कर देते हैं, है ना। तो ये देखो आप, अनुसूचित क्षेत्र के निर्धारण की शक्ति संविधान द्वारा किसको सौंपी गई है, राष्ट्रपति को सौंपी गई है। किसको सौंपी गई है, राष्ट्रपति को सौंपी गई है, कि अनुसूचित क्षेत्र का निर्धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे चले तो 5वीं अनुसूची में राजस्थान सहित 10 राज्य आते हैं। अब 10 राज्य कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन यहां से बनेगा कि अनुसूचित क्षेत्र के निर्धारण के लिए शक्तियां सौंपी गई है, तो शक्तियां ध्यान रखना संसद को नहीं सौंपी गई, शक्तियां सौंपी गई है आपके राष्ट्रपति महोदय को। और अनुसूची 5 में राजस्थान सहित, मतलब राजस्थान भी शामिल है अनुसूचित क्षेत्र के अंदर। आपने देखा होगा कि राजस्थान के जो दक्षिणी भाग है, जहां पर हम बात करें उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र है, टीएसपी क्षेत्र है। ठीक है, तो टीएसपी क्षेत्र है, तो वहां पर जो राजस्थान को शामिल किया गया है, बारह वाला क्षेत्र हो गया, या आपके उदयपुर राजसमंद वाला क्षेत्र हो गया, तो यहाँ पर जो है अनुसूचित क्षेत्र है और 10 राज्य आते हैं अनुसूचित क्षेत्र के अंदर, अनुसूचित राज्यों के अंदर। तो कौन कौन से देखो, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। ठीक है, ध्यान रखना इसको इस तरह से, आंध्र प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा। ठीक है, आगे हम देखें तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना। अब देखो मैं याद कराता हूं आपको तरीका। सबसे पहले हम ऊपर देखते हैं, तो ऊपर आता है आपके हिमाचल प्रदेश, फिर यहाँ पे आता है आपके राजस्थान, राजस्थान आता है, राजस्थान के बाद देखो यहाँ पे बिल्कुल बगल में है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसे याद रख लो, है ना। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं गुजरात, फिर हम बात करते हैं इसके नीचे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के आगे थोड़ा सा देखेंगे तो हम देखेंगे झारखंड, इसके बाद ही देखेंगे हम छत्तीसगढ़। ठीक है, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये एक ही सीक्वेंस में चल लो, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, और फिर हम देखेंगे यहाँ पे आंध्र प्रदेश, और फिर देखेंगे आंध्र प्रदेश के यहाँ तेलंगाना। कितने हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हिमाचल प्रदेश सबसे ऊपर है, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश,
गुजरात, महाराष्ट्र, मैप ध्यान रखो, मैप को थोड़ा आप ध्यान रखो दिमाग के अंदर कि महाराष्ट्र कहाँ पर है, गुजरात कहाँ पर है, इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश कहाँ पर है। तो देखो सबसे ऊपर हिमाचल प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र में आता है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इधर वाली कंप्लीट, फिर हिमाचल प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश, फिर देखो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये तो आपको पता है कि यहाँ जनजातियां रहती है, तो जनजातियां जहाँ रहती है वहां पर जो है आपके अनुसूचित क्षेत्र होंगे। उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। तो इस तरह से जो है 10 राज्य ये आते हैं। 10 राज्यों के नाम इतना जब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। राष्ट्र, क्योंकि आपके कांस्टेबल और उसमें इतना डीपली नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम अगर तैयारी कर रहे हैं तो ढंग से ही कर लो। जब मेहनत कर ही रहे हैं तो एक बार ही कर लो, बार बार करने की क्या आवश्यकता है, ठीक है ना। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि आपके एसएससी के अंदर देख लो, है ना, वहां पे जी क्या आती है, या राजस्थान का कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, आरआईएएस से भी भर्ती आएगी, उसमें देख लो। तो ये ऐसा नहीं है कि आपके पर्टिकुलर कांस्टेबल के हिसाब से ही सारी चीजें चल रही है। भाई जीके तो चेंज होगी नहीं, संविधान आपका चेंज होगा नहीं, क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप वीडियो को लो, क्लास लो और आप नोट्स बना लो, ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आवश्यकता ही नहीं कहीं और भटकने की, आप तो सीधा सीधा जो चीज है वो आप पढ़ते रहो, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ आप उठा के देख लेना, एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ घटना चक्र उठा के देख लेना। घटना चक्र आपने देखा होगा पॉलिटिकल साइंस के लिए जो आता है, घटना चक्र के जो क्वेश्चन आंसर आते हैं वो उठा के देख लेना और आपको इसको सोल्व करना, फिर क्वेश्चन आपको मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मजा आ जाएगा यार, तैयारी हो गई अपनी। और आप बहुत जो आपके साथी जो पढ़ रहे हैं ना, जैसे कोई सीरीज वो पढ़ रहे हैं, गाइड बुक पढ़ते हैं या फिर कोई भी मतलब ले आते हैं मार्केट से बहुत सारी बतेरी किताबें, तो आपको लगेगा यार उससे बहुत अच्छी तैयारी अपनी, उससे बहुत अच्छी अपनी तैयारी है, ठीक है। अब देखो, आगे देखो, आदिवासी कल्याण योजनाओं की निगरानी। अब इन क्षेत्रों में क्या है, आदिवासी कल्याण योजनाएं चलाई जाती है। क्या चलाई जाती है? आदिवासी कल्याण योजना। मैं मिटा रहा हूं इसको, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में क्या चलाई जाती है? आदिवासी कल्याण। तो आदिवासी तो ये होते ही है, तो इनके कल्याण के लिए योजनाएं चलाई जाती है, इनकी निगरानी के लिए, ठीक है। इनको प्रभावी बनाने के लिए इन क्षेत्रों में राज्यपाल द्वारा एक जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। बोले अब ये क्या चीज आ गई, जनजातीय सलाहकार परिषद, मतलब एक, देखो सीधा सा क्वेश्चन आएगा, अनुसूचित क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्रों के निर्धारण के शक्ति किसके पास है? संविधान ने किसको शक्ति दी है? राष्ट्रपति, ठीक है। अब देखो राष्ट्रपति को तो शक्ति दे दी अनुसूचित क्षेत्र का निर्धारण कर दो। अब आगे देखो कि यहाँ पर कुछ योजनाएं चली चलाई जाती है ना इनके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इनको जो है समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए बहुत सारी जो है कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है सरकार के द्वारा। अब इन क्षेत्रों में इन योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है हर राज्य के राज्यपाल को, ठीक है। अब राष्ट्रपति तो हर 10 राज्यों में जाएगा नहीं, तो इसीलिए राज्यपाल को इसके लिए यहाँ पर जो है कार्यभार दिया गया है कि आप जो है अपने राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों का कल्याण के लिए जो है काम करेंगे। तो अब राज्यपाल महोदय क्या करते हैं कि राज्यपाल महोदय करते हैं कि यहाँ पर जो जनजातीय सलाहकार परिषद है, एक संस्था का गठन कर देते हैं कि जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जावे। इसमें क्या होते हैं, 20 सदस्य होते हैं, 20 सदस्य होते हैं। और 20 सदस्य कैसे कैसे होते हैं, इसमें से 3/4 सदस्य, मतलब 3/4 सदस्य जो आपके होते हैं, 3/4 सदस्य वो विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि होते हैं। मतलब विधानसभा में, ध्यान रखना, सुनो, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। मैं, आप मेरी बात सुनो, बस कंसंट्रेशन होगी कि अनुसूचित क्षेत्रों में जो होता है जनजातीय कल्याण परिषद, सलाहकारी परिषद के लिए जो है राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है, ठीक है। सिंपल सी बात है, राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है। अब जो नियुक्ति कर दी ना, अब नियुक्ति कर दी सलाहकार परिषद, अब इसमें सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं? कुल सदस्य हैं इसमें 20 सदस्य हैं। 20 सदस्यों में से 3/4 सदस्यों का काम क्या है, कहां से आते हैं, ये कैसे चुने जाते हैं, वो देखो। हमारे जो विधानसभा होती है, विधानसभा के अंदर जो एसटी कम्युनिटी के जो लोग वो होते हैं, एमएलए, एसटी कैटेगरी से जो एमएलए चुन के आते हैं, तो 3/4 सदस्य वही होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? जो भी एसटी कैटेगरी के जो एमएलए है ना, तो वो 3/4 सदस्य वही रहेंगे जनजाति सलाहकार परिषद के अंदर, ठीक है। क्योंकि एसटी वो भी ट्राइब से आते हैं, जनजाति से आते हैं, तो इसलिए उनको ही यहाँ पे सब सदस्य मान लिया जाता है, 20 सदस्य वो होते हैं। फिर देखो आगे, देखो आगे यह है कि
5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में पंचायती राजों के विस्तार, मतलब इन राज्यों में, मतलब 10 राज्य हैं, इसमें पंचायती राज, आपको पता है जो पंचायती राज अधिनियम 1973 जो आया था कि पंचायती राज के विस्तार के लिए, मतलब पंचायती राज के विस्तार के लिए भूरिया समिति गठित की गई थी। कौन सी समिति? भूरिया समिति गठित की गई थी और समिति ने अपनी सिफारिश प्रस्तुत करी थी। इन समिति ने क्या किया था? अपनी सिफारिश दी थी कि यहाँ पर पैसा एक्ट लाया जाए 1996 वाला। कौन सा एक्ट? पैसा एक्ट 1996 वाला लेकर आया जाए, पैसा एक्ट। तो ध्यान रखना कि पंचायती राज को जनजातीय क्षेत्र में लागू करने के लिए किस समिति की गठन किया गया था, किस समिति का गठन किया गया था? तो वो है, आंसर होगा आपका भूरिया समिति। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि भूरिया समिति का संबंध है। तो भूरिया समिति का संबंध है कि पंचायती राज की स्थापना अनुसूचित क्षेत्रों में करने के लिए इस समिति ने जो सिफारिश की थी, उसके बाद एक एक्ट लेके आए थे, उस एक्ट का नाम था पैसा एक्ट। अब सोच रहे होंगे कि यार ये सब पैसा एक्ट क्या है? पैसा एक्ट क्या है कि पैसा एक्ट की पहले तो हम फुल फॉर्म देखते हैं कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया 1996, मतलब पंचायतों का विस्तार किया जाएगा कहां पर? शेड्यूल एरिया के अंदर 1996। ठीक है, 1996 में ये एक्ट आया था, भूरिया समिति की सिफारिश थी और इसमें क्या बोला गया है कि पंचायत राज का विस्तार किया जाएगा कहां पर? शेड्यूल एरिया में, मतलब अनुसूचित क्षेत्रों में, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में इस एक्ट का विस्तार किया जाएगा। मतलब यहाँ पर भी जो है सरपंच, एमएलए, सरपंच और वार्ड पंच का चुनाव होगा। ठीक है, 5वीं अनुसूची में संशोधन के लिए सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। मतलब इस अनुसूची में अगर कोई सी सरकार को संशोधन करना है तो इसमें जो होती है आपके सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? सामान्य बहुमत की, है ना, मतलब 50+1, 50+1। ठीक है, तो इस सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है और इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता। अब एक हमने पीछे पढ़ा था कि अनुसूची 1 और 4 में अगर संशोधन होता है वो भी संविधान संशोधन नहीं है, और 5वीं अनुसूची में भी संशोधन किया जाता है तो वो भी संविधान संशोधन नहीं होगा। ठीक है, देखो आगे, ये हो गया क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, तो 5वीं अनुसूची समझ में आ गई होगी आपको। 5वीं अनुसूची में क्या है कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। ध्यान रखना, तो पहली अनुसूची में क्या था? राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का नाम। दूसरी में क्या था? वेतन दो। तीसरे में क्या था? शपथ। और चौथे में क्या था आपके? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। और 5वें में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन संबंधित प्रावधान। अगर आपको ये 5 अगर अच्छे से आ गई समझ में, देखो याद तो हो जाएगी, याद में तो कुछ नहीं, एक एक ऊपर की लाइनें याद करनी, इतना डिटेल में कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हम हमारी जानकारी के लिए कर लेते हैं। मान लो हार्ड पेपर आ गया, पूछ लिया पैसा एक्ट किस समिति की सिफारिश पर आया था, याद आप ही को पता होगा अगर आपने पढ़ा है। ठीक है, तो इतना कोई मतलब वो टिपिकल तो चीज है नहीं, नॉर्मल चीज है। अगर 5 अनुसूची आपने पढ़ ली है तो देखो 12 अनुसूची पढ़ेंगे, 5 आपने पढ़ लिए, 5 के बाद बचती है 7। 7 है 2-2 मिनट की, 7 है 2-2 मिनट की, बस हमें हमें धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। तो 5 होगी। अब देखो छठी अनुसूची, छठी अनुसूची के अंदर देखो आप, छठी अनुसूची कहते हैं कि इस अनुसूची में अनुच्छेद 244 के तहत पूर्वोत्तर के 4 राज्य, पूर्वोत्तर के 4 राज्य मतलब हमारे जो भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है, उसके जो 4 राज्य हैं उसके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन, मतलब 10 राज्य तो हमारे जो इंडिया के हो गए, और ये पूर्वोत्तर जो इंडिया का पार्ट है हमारा, वहां के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। तो वो 4 राज्य कौन से? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। बड़े सारे ऐसे याद कैसे होगा? ये देखो, ये ट्रिक याद कर लो। अमे मित्र, अमे मतलब ये मान लो हमारा मित्र, अमे मित्र मतलब हमारा मित्र। तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, अमे मित्र हमारा मित्र। ठीक है, अमे मित्र मतलब हमारा मित्र। तो छठी अनुसूची में कंफ्यूजन कहां होगा? कंफ्यूजन अब देखो आपको मैं बताऊं कहां पे होगा। कंफ्यूजन होगा आपके 5वीं अनुसूची और छठी अनुसूची, बोले दोनों में ही जनजातियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में ही जनजाति की बात कर रहे हैं। तो कंफ्यूजन कहां होगा? कंफ्यूजन ही होगा कि कौन सी अनुसूची में किसकी बात कर रहे हैं, बस यही कंफ्यूजन होगा, इसके अलावा कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या है कि हमने बात करी सबसे पहले, अब याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, याद करने का तरीका ऐसा नहीं है ना, तो याद करने का तरीका देखो। अब हमारे जो संविधान होता है, संसद होती है, जो कहां पर है, सारे लोग कहां पर बैठते हैं? दिल्ली में, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में बैठते हैं। अब दिल्ली में बैठते हैं तो दिल्ली में मान लो ये लोग बैठे हुए हैं और इनको सब समस्याओं को सुलझाना ही जनजातीय क्षेत्रों की।
जनजातीय क्षेत्रों की समस्याओं को सुलझाना। सुनना, ध्यान से सुनना, दिल्ली में लोग बैठे हुए हैं और दिल्ली में बैठकर और ये बैठे बैठे यहाँ पे जनजाति, पूरे भारत में जनजातीय क्षेत्रों की जो समस्या है उनको सुलझाना है इनको। अब सबसे पहले हम बात करें तो इनकी नजर कहाँ पड़ेगी, आसपास वाले क्षेत्र में ही पड़ेगी ना। सिंपल सी बात है, आसपास वाले क्षेत्र में ही पड़ेगी। तो दिल्ली के पास हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो जो बात करें हम कि जनजातीय क्षेत्रों की सबसे पहले बात की गई है 5वीं अनुसूची में, और वहां पे कौन से हैं, 10 राज्य। आगे समझ में, पूर्वोत्तर राज्य दिल्ली से दूर पड़ जाता है तो इसलिए इसकी बाद में बात की गई है। ऐसे याद कर लो, 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची। तो इसमें देखो ये कंफ्यूजन दूर हो गया। हमें मित्र 4 राज्य हैं, कौन कौन से, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, इनके प्रशासन की बात की गई है। अब क्या बात की गई उसके बारे में देखो कि अनुसूची के तहत 4 राज्यों की 10 जिला परिषद कार्यरत हैं। 10 स्वायत्त जिला परिषद कार्यरत हैं। जैसे 5वीं अनुसूची में वो कार्यरत थी ना, क्या 5वीं अनुसूची में क्या कार्यरत थी, जनजातीय सलाहकार परिषद। इसी तरीके से इन 4 राज्यों में टोटल टोटल 10 स्वायत्त जिला परिषद कार्यरत है। मतलब इन क्षेत्रों के प्रशासन के लिए स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना की जाती है और ये स्थापना जो है 10 की गई है। राज्यपाल को स्वायत्त, जैसे वहां पे भी राज्यपाल को शक्ति थी, इसी तरह से यहाँ पर भी राज्यपाल को स्वायत्त जिलों के क्षेत्र को घटाने, बढ़ाने, नाम परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त होगी। जिलों के, राज्यों के नहीं। अब देखो मान लो ये कोई राज्य है, मान लो असम राज्य है। असम तो थोड़ा इस तरह से है अपने, है ना। ये मान लो असम राज्य है। अब मान लो इस, केवल इस वाले क्षेत्र में जो जनजाति वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ही वो जो है आपके 6th अनुसूची के अंदर आता है। अनुच्छेद 244 है ना, और 6th अनुसूची के अंदर ये वाला ही क्षेत्र आता है। तो राज्यपाल को लगता है यार नहीं नहीं ये वाला तो इसमें यहाँ तक होना चाहिए, तो राज्यपाल कर सकता है इसको, वहां का राज्यपाल कर सकता है। असम राज्य में ये 2 डिस्ट्रिक्ट मिला के या 3 डिस्ट्रिक्ट मिला के भी ये चीज हो सकती है। मतलब तो राज्यपाल को शक्ति है इनके क्षेत्र को घटाने, बढ़ाने और नाम परिवर्तन करने की। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि संसद और विधानमंडल के अधिनियम स्वायत्त जिलों पर लागू नहीं होते। मतलब कि संसद ने कोई कानून बना दिया और विधानमंडल ने कोई कानून बना दिया तो सीधे सीधे वो प्रभावी नहीं होंगे इन वाले क्षेत्रों में। इन वाले क्षेत्रों में जो ये 4 राज्यों के 10 स्वायत्त जिला परिषद है ना, इन वाले क्षेत्रों में सीधे सीधे लागू नहीं होंगे। आए समझ में, बिल्कुल सीधे सीधे लागू नहीं होंगे। इसमें कुछ तोड़ मरोड़ कर या उनके अनुसार सुविधाजनक बनाकर उस वो कानूनों को लागू किया जाएगा। ठीक है, देखो एक स्वायत्त जिला परिषद में कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य। और वहां कितने थे, वहां थे 20 सदस्य। सलाहकार जनजातीय परिषद में कितने सदस्य थे, 20 सदस्य। और स्वायत्त जिला परिषद में कुल सदस्यों की संख्या होती है 30। आगे देखो, इनमें से 4 सदस्यों का मनोनयन तो राज्यपाल द्वारा किया जाता है और बाकी जो है चुनकर आते हैं, है ना। शेष कहाँ जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। मतलब ऐसे होता है 26+4, तो 26 तो जनता चुनेगी और 4 कौन चुनेगा, राज्यपाल मनोनयन करेगा। इन परिषदों को प्रशासन, विधि निर्माण, कर, भूमि अधिग्रहण, वन उत्पाद, विवाह, तलाक आदि से संबंधित कानून बनाने की शक्ति मिलती है। ठीक है, मतलब ये जो परिषदें हैं स्वायत्त जिला परिषद, इन परिषदों को प्रशासन में भी विधि कानून बना सकते हैं, कर, भूमि अधिग्रहण, वन उत्पाद आदि संबंधी कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो ये है आपकी 6ठी अनुसूची। आपको तो केवल ध्यान रखना है कि 4 राज्य हमें मित्र, इसमें 10 जिला स्वायत्त जिला परिषदों का गठन किया गया है। इन गठन करने की, घटाने, बढ़ाने और नाम परिवर्तन की शक्ति किसके पास है, राज्यपाल के पास है। संसद और विधानमंडल के कानून सीधे सीधे लागू नहीं होते हैं। एक स्वायत्त जिला परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 30 होती है, जिसमें 4 का मनोनयन तो राज्यपाल करता है और 26 जो बच जाते हैं उसका जो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है जनता द्वारा। ठीक है, ये है। तो 6 अनुसूचियां होगी। अब 7वीं अनुसूची है, देखो संघ तथा राज्यों में विषयों का विभाजन। संघ तथा राज्य क्षेत्रों में विषयों का विभाजन, शक्ति विभाजन। शक्ति विभाजन की हम बात करें कि किस, कौन से कानून, कौन से विषय पर कानून बनाने की शक्ति राज्य के पास है और तो कौन से पे केंद्र के पास है। तो देखो हम बात करते हैं वर्तमान समय की। तो वर्तमान समय से हम पहले हम बात करते हैं पहले की। तो पहले जो थी 97 जो थी। अब देखो अनुसूचियों की बात करें कि जो विषयों का विभाजन है, अनुसूचियों का विभाजन है, सॉरी विषयों का विभाजन है, वो 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 सूचियां होती है, संघ सूची मतलब केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और एक होती है अवशिष्ट सूची जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, केंद्र का। इसमें जो भी सब्जेक्ट शामिल होते हैं, इसमें कितने सब्जेक्ट थे पहले, 97, फिर थे
राज्य सूची में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? राज्य के पास, है ना। इसमें कितने विषय थे पहले? 66। फिर आती समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो विषय थे 47 थे पहले, और इसमें जो शक्ति रहती है किसके पास? वो दोनों के पास रहती है। किसके पास रहती है? दोनों के पास रहती है। मतलब संघ से मतलब केंद्र, तो संघ के पास रहती है, केंद्र के पास रहती है संघ सूची के विषय। कितने विषय थे? 97। राज्य सूची में कितने विषय थे? 66। अब समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47। तो राज्य सूची में राज्य के पास शक्ति रहती है, समवर्ती सूची में दोनों के पास रहती है, और संघ सूची में केंद्र के पास रहती है। अब देखो कि सर ये फिर क्या लिखा हुआ है और आगे। अब देखो आगे समझ में इतना। अब देखो क्या होता है कि समवर्ती सूची की हम बात करते हैं, तो समवर्ती सूची में क्या होता है कि ये जो सब्जेक्ट है ना, ये जो सब्जेक्ट है ये जो सब्जेक्ट है कि पहले की बात तो की, पहले 97 में थे संघ सूची में, फिर थे राज्य सूची में 66, समवर्ती सूची में थे 47। वर्तमान समय में क्या है कि संघ सूची में 100 सब्जेक्ट हैं, 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं, और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तो ये दोनों याद रखना, क्योंकि आपके पूछा जा सकता है कि मूल संविधान में कितने थे और वर्तमान में कितने। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, बहुत आरएस के एग्जाम तक क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली, कि यहाँ पर तो संघ सूची में केंद्र कानून बनाएगी, राज्य सूची में राज्य कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची में दोनों जो ने दोनों कौन? केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। परंतु इसमें मान लो कि कोई विषय हो गया, उसमें केंद्र ने भी कानून बना दिया और राज्य ने भी कानून बना दिया। समवर्ती सूची की बात कर रहे हैं, दोनों कानून बना सकते हैं, और वो कानून जो है दोनों ने बना दिया, है ना, राज्य ने भी बना दिया और केंद्र ने भी बना दिया। तो अब क्या होगा कि किसका मानेंगे भाई? अब किसका कानून को मानेंगे? तो यहाँ पे सीधा सीधा स्पष्ट किया हुआ है संविधान के अंदर, अगर ऐसा कोई कानून जो दोनों बना दे, तो दोनों में से प्रभावी रहेगा वो रहेगा केंद्र का। इसका रहेगा केंद्र का कानून प्रभावी रहेगा। इसमें केंद्र केंद्र को जो है सर्वेसर्वा माना गया है कानून के अंदर। ठीक है। अब सर ये अवशिष्ट सूची क्या होती है? अवशिष्ट सूची क्या होती है ना, देखो अवशिष्ट सूची क्या होती है? अवशिष्ट सूची वह सूची होती है जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में से जो विषयों को शामिल किया गया है। लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जो दोनों में शामिल, इन तीनों में शामिल नहीं होते, छूट जाते हैं, या फिर आने वाले समय में जिस भविष्य के अनुसार जो है चेंज हो जाते हैं, या कोई सब्जेक्ट नया आ जाता है। तो ऐसे विषय जो है आपके अवशिष्ट सूची के अंदर आते हैं, जो इन सारी सूचियों में से बच जाते हैं। ठीक है। तो इन पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? केंद्र के पास है। अब इनकी संख्या नहीं होती, क्योंकि ये समय समय पे परिवर्तन होते रहते हैं, है ना। तो ये होते हैं अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची पे शक्ति किसको है? केंद्र को है। ठीक है। तो ये है 7वीं अनुसूची। सीधी सी बात है, 7वीं अनुसूची में क्या किया गया? शक्ति का विभाजन किया गया है। शक्ति का विभाजन क्या गया है? विषयों का विभाजन किया गया है केंद्र और राज्यों के अंदर। हम बात करें 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? भाषाओं के बारे में लिखा हुआ है। किसके बारे में लिखा हुआ है? भाषाओं के बारे में लिखा हुआ है। संवैधानिक मतलब संविधान में ने जो मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किया है, 14, शुरुआत में 14 संवैधानिक भाषाएं थी हमारे। कितनी? 14 संवैधानिक भाषाएं थी। और वर्तमान में कुल भाषाएं कितनी है? संविधान संशोधन होते 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 और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। मतलब अभी क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22। या फिर ऐसे आता है क्वेश्चन कि संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या है 22। या फिर ऐसे आ जाए कि मूल संविधान में संवैधानिक भाषा की संख्या थी तो 14। ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि 14 संवैधानिक भाषाएं थी, फिर कालांतर में संविधान संशोधन संशोधन होते हैं। 21वां जो संविधान संशोधन हुआ, उसमें 15वीं भाषा को जोड़ा गया, सिंधी को। आपको ध्यान होगा राजस्थान में भी राजस्थानी भाषा को जो है संवैधानिक मान्यता देने के लिए, है ना, आंदोलन काफी दिनों से चल रहा है। ठीक है। अगर केंद्र सरकार राजस्थानी भाषा को भी मान्यता दे देती है, तो हमारे भाषाओं की संख्या हो जाएगी 23। इसके लिए संविधान संशोधन किया जाएगा। अब देखो 21वें संविधान संशोधन द्वारा जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया, 15वीं भाषा। 71वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 3 जो भाषाओं को जोड़ा गया, मणिपुरी मणिपुरी नेपाली और कोंकणी। मणिपुरी मणिपुर में है ना, तो ये 3 भाषाओं को जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन हुआ फिर 21, 71, 92। ये ध्यान रखना भाषाओं से संबंधित संविधान संशोधन है, इसको ध्यान में रखना है। 21, 71 और आपके 92, 21, 71, 92, 21, 71, 92 ऐसे ध्यान रखना।
जो है भाषाओं से संविधान संशोधन से संबंधित है। तो 19वीं मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी, लास्ट में ये जो है 22वीं, इनको ध्यान रख लेना बस। मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी, एमएस बीडी, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी, ये जो है आपके 92वें संविधान संशोधन से इन भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक है, तो अभी वर्तमान में अनुसूची में कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं आपके हैं। ठीक है, तो पहली अनुसूची, अब थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं अपन यहाँ पर। पहली अनुसूची मतलब संघ और राज्य क्षेत्रों के नाम, संघ और राज्यों के नाम। दूसरी में वेतन दो, वेतन दो। तीसरी में आपके शपथ की बात की गई है, कि किसकी बात की गई है, शपथ की बात की गई है। और चौथी में बात की गई है किसकी, आपके सीटों के आवंटन, कहां पर, अपने घरों में तो होंगे नहीं, सीटों का आवंटन कहां पर, राज्यसभा के अंदर। पांचवें में क्या है, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बात की गई है, जहां पर जो है राज्यपाल सलाहकारी परिषद वाली बात। छठे में क्या किया गया, छठे में किया गया आपके अमे मित्र, अमे मित्र मतलब असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जो है आपके स्वास्थ्य जिला परिषदों के बारे में बात की गई है। सातवें में बात की गई है संघ और उसकी विषयों का विभाजन, ऐसे ध्यान रख लो, विषयों का विभाजन के बारे में बात की गई है। आठवीं में बात की गई है, आठवीं में बात की गई है आपके भाषाओं के बारे में। ठीक है, तो मूल संविधान में हमारे 8 ही अनुसूचियां थी। मूल संविधान में हमारे कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूची थी। अब देखो तो सर ये 12 कैसे हो गई, मूल संविधान में 8 थी, फिर 4 और जोड़ी गई, ऐसे करके ये 12 हो गई। तो सर ये 4 कौन सी जोड़ी गई, तो हम आगे देखते हैं कौन सी 4 जोड़ी गई। ये देखो, 9वीं जो अनुसूची है आपके, इससे प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, मतलब ध्यान रखो 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। हमें संविधान संशोधन तो बहुत सारे पता है कि हाँ इतने 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, परंतु बहुत कम लोगों को यह पता है कि पहला जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें क्या जोड़ा गया। बहुत कम लोगों को यह पता है कि पहला जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें क्या जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया था आपकी 9वीं अनुसूची। क्या जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची। अब देखो इसमें क्या विशेषता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, है ना। कालांतर में क्या हुआ इसमें कि 9वीं अनुसूची में रखे गए विषयों का न्यायिक पुनरावलोकन से संरक्षण मिलता है। मतलब इसमें ऐसे कानूनों को बना दिया जाता था, इसका हवाला देकर, मतलब इस अनुसूची में ऐसे विषयों को रख दिया जाता था कि उस पर जो न्यायपालिका भी कुछ नहीं कर सकती थी, मतलब इनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता था। मतलब ऐसे कोई भी कानून बना देती थी सरकार और इसको इस 9वीं अनुसूची के अंदर डाल देती थी। अब डालने पर क्या होता था कि इस अनुसूचियों के अंदर जब डाल दिया जाता था तो इसका न्यायिक पुनरावलोकन मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस पर जो है रिव्यू नहीं कर सकता था। ठीक है, तो मतलब सरकार की जो है एक तरह से जो है निरंकुश हो गई थी, तानाशाह हो गई थी, अपना कुछ भी मनमर्जी का कानून बनाया और इस अनुसूची का हवाला देते हुए और जो है कानून बना देते थे। फिर क्या हुआ कि 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अप्रैल 1973 से पहले जो भी कानून बनाए गए थे उनको न्यायिक पुनरावलोकन से बचाया जा सकता है। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट को लगा यार ऐसे तो सरकार कुछ भी डाल देगी, कुछ भी बना देगी, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर दे और 9वीं अनुसूची में डाल दे, है तो सुप्रीम कोर्ट हम ही खत्म हो जाएंगे। मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ याद कराने के लिए। इसी तरह से कोई भी कानून बना देती थी कि जनता के ऊपर जो है बहुत सारा बोझ हो जाता था, या मनमर्जी से कोई भी कानून बना देती थी अपनी सुविधा के अनुसार। तो क्या होता था कि सुप्रीम कोर्ट ने देखा यार यह तो सरकार जो है आपके जो है भ्रष्टाचार बढ़ेगा, तानाशाही बढ़ेगी, सरकार का जो है ज्यादा पावर आ जाएगी। ठीक है, और जो है लोकतंत्र को जो है खतरा पैदा हो जाएगा कि कोई भी कानून बना देंगे उसका पुनरावलोकन नहीं हो सकता, ये तो गलत बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया और उस निर्णय में कहा, 2007 में जो निर्णय दिया और उसमें कहा कि 1973 से पहले, मतलब 1973 से पहले, मतलब यहाँ 1973 की लाइन क्यों रखी गई, क्योंकि यहाँ पर आया था एक केशवानंद भारतीवाद। अब देखो पढ़ रहे हैं तो फिर ढंग से पढ़ो, केशवानंद भारतीवाद। सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में एक डिसीजन दिया था, केस का नाम था केशवानंद भारतीवाद। ठीक है, इसमें जो है एक सिद्धांत दिया था, वो सिद्धांत था आधारभूत ढांचा का सिद्धांत, आधारभूत ढांचा सिद्धांत। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये सिद्धांत दिया था तो इस सिद्धांत के की लाइन को, मतलब 1973 को रख के ही, मतलब इस वाद पर जो डिसीजन दिया था उस डेट को डिसाइड किया था कि अप्रैल 1973 से जो पहले विषय रख दिए गए ना इस वाली अनुसूची के अंदर, तो वो तो रख दो, उसे तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन इसके बाद
इसके बाद अगर कोई भी सब्जेक्ट रखोगे तो न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है उसका, हम उसको जांचेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय की पालना जरूर करता है, करनी चाहिए, और ये बहुत अच्छा डिसीजन था। इससे सरकार जो है अपनी मनमानी करने से अंकुश लगा था उस पे, सरकार पे, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया अनुसूची, इसके अंदर जो है ये संशोधन हुआ था बाद में 2007 में। तो ध्यान रखना कि 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। इसमें यह ध्यान रखना है कि इन विषयों में न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होता है। केशवानंद भारतीवाद मतलब आधारभूत ढांचा का सिद्धांत आया था, उसके बाद से न्यायिक पुनरावलोकन होता है। अब देखो 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची आई थी आपके 52वें संविधान संशोधन द्वारा। अब 52वां संविधान संशोधन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर है दल बदल। दल बदल क्या होता है? दल बदल होता है जैसे मान लो अभी हमारे राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे जो है दल के दल मतलब राजनीतिक दल हैं, जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, या निर्दलीय हो गई, आरएलपी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, है ना। बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, और भी हैं जैसे क्षेत्रीय दल। अब क्या होता है कि मान लो कोई निर्दलीय आदमी है, निर्दलीय आदमी, निर्दलीय मतलब किसी भी दल का नहीं है, जैसे किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया और वो खुद ने खड़ा हुआ है, जैसे मान लो कोई खड़ा हो गया, तो खड़ा हो गया, चुनाव जीत गया, अब वो बोल रहा है कि मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊंगा, मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊंगा, या वो बोल रहा है कि मैं कांग्रेस में शामिल हो जाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पहले ये चीज हो जाती थी, लेकिन 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें दल बदल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया कि आप है ना जिस दल से चुन के आ रहे हैं केवल उसी दल में रहोगे, उसी दल में रहोगे। अगर आपने दल चेंज किया तो आपकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। अब क्या होता है, अब सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता था, ऐसा इसलिए होता था क्योंकि देखो क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी। अब देखो क्या होता है कि दल बदल को इसलिए जोड़ा गया है, दल बदल का रोकने का। अब जैसे मान लो कि बहुत सारे जो हैं, अब देखो क्या होता है कि सबको मंत्री, जो भी एमएलए एमपी जो चुन के आते हैं, सबको मंत्री बनने का शौक रहता है कि मंत्री पावरफुल पोस्ट होती है ना, एक पूरा डिपार्टमेंट उनके पास रहता है। अब सभी को तो मंत्री बना नहीं सकते, अब सभी को मंत्री नहीं बना सकते तो क्या करें? अब पहले क्या होता था कि मंत्री नहीं बना सकते थे, तो क्या होता था कि जो कुछ जो सदस्य होते थे, एमएलए होते थे या एमपी होते थे, तो वो नाराज हो जाते थे और बोलते थे कि मैं तो जा रहा हूँ भाई कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में, तुमने मेरे को मंत्री नहीं बनाया, है ना। सरकार कांग्रेस की है, मंत्री बनेंगे 30, लेकिन और भी जैसे राजस्थान में 200 सदस्य हैं, अब 200 को तो मंत्री नहीं बना सकते, नाराज हो जाते थे, किसी भी बात पे नाराज हो जाते थे, ठीक है। तो दल बदल मतलब फिर वो बीजेपी में शामिल हो जाते थे। अब बीजेपी में शामिल होने का मतलब क्या है कि आपकी कांग्रेस का बहुमत खत्म हो गया, तो यहाँ सरकार गिर जाती थी, है ना। ऐसी तरह से बीजेपी वाले कांग्रेस में शामिल हो जाते थे, तो ये दल बदल होता था पहले, तो सरकार गिरने मतलब अस्थिर सरकारों का निर्माण होता था। तो 52वें संविधान संशोधन से दल बदल को गैर कानूनी घोषित कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया। ये तो मैंने आपको संक्षेप में बताया, हम आगे जब हम पढ़ेंगे ना संसद, तो इसमें और डिटेल में मैं बताऊंगा कि दल बदल पर जो है अध्यक्षता कौन करता है, कौन डिसीजन देता है कि ये सारी चीजें गलत है ना। दल बदल सही भी है, कितना सही है मतलब कितने जो लोग हैं अगर दल छोड़ के जाते हैं तो वो सही माना गया है, तो वो है 2/3 सदस्य अगर दल छोड़ के जाते हैं तो वो बिल्कुल सही माना गया है, उसे दल बदल नहीं माना जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे। बस अभी आपको ये ध्यान रखना है कि 10वीं अनुसूची के अंदर दल बदल संबंधी प्रावधान है और वो 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अब देखो 11वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है 73वें संविधान संशोधन, मतलब इसमें पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है पंचायती राज। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज का प्रावधान किया गया है और ये 11वीं अनुसूची के अंदर जोड़ा गया है। इसी तरह से 12वीं अनुसूची में जो है 74वां संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और नगरीय निकाय मतलब गांव में तो पंचायत होती है, इसमें सरपंच होता है, उप सरपंच होता है। तो ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची में 74वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें नगरीय निकाय को प्रावधान किया गया। नगरीय निकाय में क्या होता है, जैसे हम बात करें जयपुर जैसे शहर की, तो यहाँ महापौर होता है, उप महापौर होता है, और साथ साथ में यहाँ पे वार्ड पंच होते हैं, और इन वार्ड पंच को यहाँ पे क्या कहते हैं, पार्षद कहते हैं, ठीक है। तो ये शहरी सरकार के लिए और ग्रामीण सरकार के लिए होता है, ठीक है। ये है सारी चीजें। तो अब हम बात करें कि 11 अनुसूची और अनुसूची 12,
ठीक है, कंप्लीट हो गई 73वां और 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, अब देखो ये हो गई हमारी अनुसूचियां कंप्लीट। तो 12 अनुसूची 12 मैंने करवा दी। अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि पहली अनुसूची में क्या है। पहली अनुसूची में क्या है, पहली में संघ और राज्य क्षेत्र के नाम। ठीक है, सेकंड अनुसूची में क्या है, वेतन दो। तीसरी में क्या है, शपथ। चौथी अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची में आपके सीटों का आवंटन। कहां पर, राज्यसभा में। पांचवी अनुसूची में क्या है, पांचवी में क्या है, जनजातीय क्षेत्र, शेड्यूल एरिया, 10 जो राज्य हैं। छठी में क्या है, छठी में है आपके क्या है, छठी अनुसूची में क्या है, छठी अनुसूची में है आपके अम्य मित्र, पूर्वोत्तर राज्य। सातवीं अनुसूची में क्या है, सातवीं अनुसूची में क्या है, बताओ, शक्ति विभाजन। और आठवीं अनुसूची में क्या है, यहां ऊपर लिख लेते हैं। आठवीं अनुसूची में क्या है आपके भाषा, भाषाओं का प्रावधान है ना। नवीं अनुसूची में क्या है कि वो प्रथम संविधान न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता, ऐसे सब्जेक्ट जोड़ दिए गए। 10वीं अनुसूची में दल बदल है। केवल इसी तरह से याद रखना है आपको, ट्रिकी ट्रिकी है ना। 11वीं अनुसूची में क्या है, 73वां संविधान संशोधन और पंचायती राज। 12वीं अनुसूची में क्या है आपके नगरीय निकाय, 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, ये हो गया आपके ये सारा अनुसूची वाला पार्ट कंप्लीट। अब आगे हम दूसरा चैप्टर करेंगे, उसके लिए जो है आपको वीडियो यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। और आपका जो ये पढ़ाया गया, मैंने मैंने जो पढ़ाया है ना आपको, आपको हर जगह काम आएगा, हर जगह। आप कोई सा भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना। ठीक है, ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ, ईमानदारी से आप पढ़िए। आपको जो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कहाँ पे मिलेगी पीडीएफ, आपको मिलेगी आपको गवर्नमेंट गुरु 2.0 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहां पे सारी अपडेट और आपको ये नोट्स सारे उपलब्ध हो जाएंगे, बिल्कुल फ्री ये क्लासे कराने वाला हूँ। आपके जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर ये जो है, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर नहीं जाएगा, साथ ही साथ आरआईएसएफ या पशु परिचर जो आ रही है उसमें, मतलब आप कोई भी भर्ती देख लेना, अगर आपको संविधान का कोई क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। स्पष्ट बोल रहा हूँ, यहीं से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो आप चैनल पर विश्वास करें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। तो आपसे यही विनती है मेरी, तो इससे ज्यादा तो क्या है, मैं तो निःशुल्क आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही।